बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं चाइना और ताइवान के मामले के ऊपर और रशिया और यूक्रेन के मामले के ऊपर। और सबसे स्पेसिफिक चीज जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है यूरोप के मामले के ऊपर। यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से है और यूरोप और रशिया के ताल्लुकात किस तरह से है, ये सारी की सारी चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं कि चाइना और ताइवान के मामले के ऊपर। अब आप सबको पता है कि अमेरिकन नैन्सी पेलोसी ताइवान में जाकर विजिट कर चुकी है और ताइवान की प्रेसिडेंट साई विन भी बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही है। मतलब किसी भी तरह के नेगोशिएशन वगैरह करने के बजाय वो चाइना को उल्टा आंखें दिखा रही है। अब ये चाइना की जो प्रेसिडेंट है साई विन, ये बिल्कुल आप वैसे समझ ले जैसे पाकिस्तान में बिलावल है। बिलावल अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पूरा पाकिस्तान मरवा सकता है, इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए। या जनरल बाजवा अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पूरा पाकिस्तान मरवा सकता है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से साई विन भी है जो ताइवान के अंदर है, वो भी अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को ही टोक करती है। अमेरिकन कहेंगे कि पूरा ताइवान मरवा दो तो मरवा देगी विदाउट हेजिटेंसी। इसी तरह से कुछ ऐसे ममालिक होते हैं दुनिया के अंदर जो मतलब है ना अपना पूरा का पूरा तमाशा बनवा देते हैं सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक है, बर्तानिया भी उनमें से एक है, साउथ कोरिया उनमें से एक है, जापान भी थोड़ा बहुत इनमें से एक है, इसी तरह से पाकिस्तान भी उनमें से एक है, यूएई और सऊदी अरबिया भी उनमें से एक है। सो ये सारे के सारे ममालिक अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के चक्कर में अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवा देते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट खत्म करवा देते हैं। सो वेस्ट के पास बड़े ही टूल होते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए कि आपने ये करवाना है या करना है, कैसे करना है। इसे कहते हैं सीआईए के स्पॉन्सर्ड किए हुए लोग जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एजेंट है, इसकी माँ भी अमेरिकन एजेंट थी। बहरहाल इसकी माँ को तो जनरल हमीद गुलवालों ने बड़ा अच्छी तरीके से ट्रैक कर दिया था और उसके बाद उसकी सफाई भी कर दी थी, क्योंकि जनरल हमीद गुलवालों को ये शक पड़ गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा मोहतरमा तालिबान के खिलाफ काम करने आ रही है और मुशर्रफ की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने आ रही है और वार ऑन टेरर में एक नई स्केल के ऊपर वार ऑन टेरर लड़ी जाएगी। उसके बाद ही जनरल हमीद गुलवाले और ये बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम पर थे राइट विंग सपोर्टर्स, उन्होंने ये सारा का सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया। बहरहाल अब आते हैं कि ताइवान के ऊपर चाइना का क्या मौकिफ है और चाइना क्या करने जा रहा है। जो 20वीं सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई है चाइना की, उसमें तो शी जिनपिंग को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, उनको रीइलेक्ट भी कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप 2035 तक जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। ये एक बड़ी अथॉरिटी दे दी गई है उन्हें। उसके बाद डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर बातचीत हुई उस मीटिंग के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स डिस्कस हुए, लेकिन जो असल चीज वहां पर डिस्कस हुई थी जो ज्यादा बताई नहीं गई थी और मीडिया में पब्लिश नहीं की गई थी, वो ये मीटिंग में तय हुआ था कि चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेजन करने जा रहा है और वो बहुत जल्द इन्वेजन करने जा रहा है। अब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अथॉरिटी दे दी गई है कि आपने प्लेस जगह सेलेक्ट करनी है, किस टाइम पे करना है, कैसे करना है वो आप जाने। चाइना की सेंट्रल कमेटी ने अथॉरिटी दे दी है शी जिनपिंग को कि आपने इन्वेजन करना है, फिर आप 2 साल ले या 3 साल ले, लेकिन आपने इन्वेजन ही करना है, क्योंकि ये नेगोशिएशंस की तरफ नहीं आ रहे और उल्टा डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताइवान के साथ और वन चाइना पॉलिसी को पूरी की पूरी दुनिया नहीं मान रही है। यूक्रेन के भी अंदर वेस्ट ने यही फटा डाला हुआ था ना, जब पहले डिसाइड हो चुका था कि यूक्रेन रशियन इन्फ्लुएंस में रहेगा तो नेटो को वहां पर एक्सपांड करने की क्या जरूरत थी। पहले फटा किया और उसके बाद अब भुगत रहे सारी की सारी जंग। इसी तरह से ताइवान के ऊपर और चाइना के ऊपर वन चाइना पॉलिसी जब सारी दुनिया ने मान ली थी, 1975 अक्टूबर का रेजोल्यूशन भी मौजूद है जो यूएन में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी जाकर ये सारा का सारा ताइवान के पास डिप्लोमेटिक मिशन भेजना वगैरह वगैरह करना, ये सारा कुछ क्या है। फिर तो मतलब आपने जानबूझकर अपने मुआहदे तोड़े, उसके बाद तो जंगों का ऐलान होना ही था ना। अब ये सारी की सारी जंगें कौन फैला रहा है, ये भी आप सब लोगों को देखनी चाहिए। ये सारी की सारी जंगें जो फैला रहे हैं, ये डेमोक्रेट फैला रहे हैं, लिबरल फैला रहे हैं, सेक्युलर फैला रहे हैं। हमें बताया जाता था कि लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक लोगों ने बड़ी मतलब है ना जंगों को कंट्रोल किया, बादशाहों के पावर को कंट्रोल किया और उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। उसके बाद ही दुनिया के अंदर एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन आया और जिसके बाद दुनिया बहुत प्रॉस्परस हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि जहां पर भी एथियस्टिक सेक्युलर या लिबरल सेक्युलर आइडियोलॉजीज फैलने लगती है तो वहां पर जंग फितना फसाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पर कत्लो गारत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सोवियत यूनियन देख ले, सोवियत यूनियन ने अपने अंदर से रिलीजन को निकालकर बाहर फेंक दिया था। उसके बाद सोवियत यूनियन की क्या हालत हुई थी, क्या उन्होंने अपना नेशनल पावर बढ़ाया था? कुछ भी नहीं हुआ था उनसे। उन्होंने तो पूरी दुनिया के अंदर जंगे करना शुरू कर दी, पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा दिया। इसी तरह से जो इस वक्त लिबरल सेक्युलर आइडियोलॉजीज अमेरिकन में मौजूद है तो इन्होंने भी पूरी दुनिया के अंदर जंगे भेजा दी है। अगर कोई भी बंदा रिलीजियस हो, खास तौर पर रिलीजियस हो, तो वो इस तरह की आइडियोलॉजीज को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि रिलीजन किसी भी तरह का हो उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है कि इंसान की जान की बड़ी अहमियत है, अनलेस वो हिंदुइज्म ना हो। हिंदुइज्म एक अलग फिलोसफी है, वो रिलीजन नहीं है, वो एक मैन मेड फिलोसफी है और जो फलसफे की बुनियाद पर रखा गया है और इंसान के जहन से बनाई हुई फिलोसफी है और वे ऑफ लाइफ है, उसमें रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं है। सो आप देखेंगे कि हिंदुइज्म एक दुनिया का वाहिद रिलीजन है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। वो वाहिद रिलीजन
रिलीजन है जिसमें ह्यूमन सेंक्टिटी, ह्यूमन लाइफ वगैरह के बारे में कुछ ज्यादा प्रोफेस नहीं किया हुआ, बल्कि वहां पर यह बताया गया है कि आपने अपना धर्म को ही सबसे अफजल रखना है, मतलब धर्म को ही सबसे ऊपर रखना है। अगर दो धर्म हो आपके, उनमें क्लेश आ जाए तो जो सबसे बड़ा धर्म होगा आपने उसे ही फॉलो करना है। सो वो धर्म के बेस के ऊपर एक फिलोसॉफी है और उसे लोग रिलीजन कहते हैं, लेकिन वो एक एंशिएंट हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री में से एक फलसफा है और फलसफे को उन्होंने रिलीजन कह दिया। बाकी तमाम तरह इब्राहिमिक रिलीजन आप देख ले या आप ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन देख ले या बहुत सारे और भी रिलीजन देख ले, वो ज्यादातर स्ट्रेस करते हैं इस बात के ऊपर कि हमने इंसान की सेंक्टिटी, इंसान की लाइफ को बचा के रखना है। अगर इसको आप कंपेयर करके देख ले लिबरल और सेक्युलर आइडियोलॉजीज के थ्रू, तो वहां पर यह होती है कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट या अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है और इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए लोगों को लड़वाना पड़े लड़वा लो, लोगों को मरवाना पड़े मरवा दो, लोगों को भूखा रखना पड़े भूखा रख लो, फितना फसाद फैलाना पड़े फैला दो, प्रोपेगेंडा करना पड़े मीडिया के थ्रू कर दो, लेकिन आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व होने चाहिए। मतलब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल 24 घंटे दिन रात ये करने के लिए लगाएंगे कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा करने के लिए, लोगों के अंदर स्टूपिड सी आइडियोलॉजीज फैलाने के चक्कर में और फिर स्टूपिड से आइडियाज के ऊपर लोगों को एक दूसरे से लड़वाने के चक्कर में। ये सारा का सारा काम लिबरल सेक्युलर आइडियोलॉजीज का होता है। ये सारा काम ये गंद फैलाते रहते। अब आते हैं कि रूस और यूरोप के दरमियान कैसे ताल्लुकात है। रूस और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गए थे, लेकिन अमेरिका को पता है कि अगर ये ताल्लुकात ठीक हो गए तो अमेरिका की दाल नहीं गलने वाली यूरोप के अंदर। सो इसीलिए अमेरिका हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है वहां पर दंगे फसाद फैलाने के लिए या इन दोनों बड़ी रियासतों के दरमियान तसादुम फैलाने के लिए। और ये फितना फैलाने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार जो अमेरिका के पास है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ गैस स्ट्रीम पाइपलाइन सारी की सारी उसी ने फोड़ दी है। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम हमेशा की तरह अमेरिकन पॉलिसी को टो करता है। जब यूरोपियन यूनियन पावरफुल हो गई थी तब अचानक से यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करना था। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ हुआ करता था। अब यहाँ पर आप ये बात नोट कर लीजिए, चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड हुआ करता था और ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा फायदा हुआ करता था। लेकिन अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को टो करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने वो सारे के सारे ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दिए और चाइना को बिट्रे कर दिया। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को कन्विंस कर रहा है कि डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, जमहूरियत के नाम के ऊपर, फ्रीडम के नाम के ऊपर अपनी ट्रेड को नहीं देखना, आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखना, आपने अपनी वैल्यूज को देखना है। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका किस तरह की बात करता है ये भी बता दूं आपको। इंडिया के ऊपर जब पाकिस्तान स्टैंड लेता है, कश्मीर के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तब यहाँ पर अमेरिका क्या कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आपने ये देखना है कि आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होंगे, आपने ये देखना होगा कि आपकी रीजनल स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगा, अमन आएगा। ऑस्ट्रेलिया को उल्टी पट्टी पढ़ाता है, हमें उल्टी पट्टी पढ़ाता है। जहां पर उसके जैसे नेशनल इंटरेस्ट सर्व होते हैं वो वैसे ही बेचने की कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर तो बिकने वाले बहुत ज्यादा है, अच्छे खासे साफ भी हैं, अच्छे खासे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वो सिर्फ इनसे पैसे लेने के चक्कर में, इनकी लॉबिंग करने के चक्कर में पूरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को सेल आउट कर देते हैं। और माशाल्लाह से अब तो फौज भी इस काम में आ गई है, जनरल बाजवा के बाद फौज भी इस कामों में दौड़ती हुई आ रही है। बहरहाल एनीवेज आते हैं यूरोप के ऊपर। यूरोप ने बड़ा वाजे कर दिया है, जिसमें जर्मनी और फ्रांस ने कह दिया है कि हम अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन रखेंगे लेकिन हम रशिया के साथ फुल स्केल वॉर में नहीं जाएंगे और न्यूक्लियर वॉर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखना यह है कि अमेरिकन कैसे यूरोप को कन्विंस करता है कि आप रशिया के खिलाफ फुल स्केल जंग में जाए। यूरोप की जरूरत थी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, फिर भी बर्तानिया को इस्तेमाल करके उस पाइपलाइन को तोड़वा ही दिया ना अमेरिका ने। अब देखना यह है कि यूरोपियन यूनियन के टुकड़े टुकड़े अमेरिका कैसे करता है। अगर अमेरिका यूरोपियन यूनियन के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देगा तो ये बड़ी सीरियस रिफ्ट हो जाएगी फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के दरमियान। फ्रांस पहले भी अमेरिका को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था क्योंकि फ्रांस बड़ी नेशनलिस्टिक सोसाइटी है। अब देखते हैं कि जर्मनी कैसे रेस्पॉन्ड करा, क्योंकि जर्मनी बड़ा ही फ्रंट लाइन के ऊपर रशिया के साथ बैठा हुआ है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जर्मन सीक्रेट नेगोशिएशंस हमेशा रशियंस के साथ करते हुए आ रहे हैं और इन सीक्रेट नेगोशिएशंस को हमेशा अमेरिकन CIA मॉनिटर करती हुई आ रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि जर्मनी ऐसा ना हो कि चुपके से रशिया के साथ एग्रीमेंट कर ले और हमें पता भी ना चले। सो ये सारी की सारी नेक्सस और गेम देखे आप अमेरिका की है। अमेरिका एक तरफ ताइवान के ऊपर गंद फैलाकर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ यूक्रेन के ऊपर गंद फैला के बैठा हुआ है और उसके बाद पूरी दुनिया को कहता है कि हम अमन के लिए बैठे हुए, हम लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए बैठे हुए। वॉर ऑन टेरर भी ये इन्होंने ये ही कहकर लड़ी थी कि हम ह्यूमैनिटेरियन के लिए लड़ रहे, हम इंसानियत के लिए लड़ रहे, हम इंसानों को आजाद करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। सिर्फ एक प्रेसिडेंट था जिसने इंसानों की खातिर कुछ खर्च करने की कोशिश की, वो था प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जिसने बहुत ज्यादा पैसे दिए। मतलब आप समझ ले, इराक को पैसे दिए, अफगानिस्तान को पैसे दिए, हद से ज्यादा पैसे दिए कि आप जाओ इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, तालीमी इदारे बनाओ, ये सब कुछ करो, इनको खड़ा करो अपने पाँव के ऊपर। सिर्फ बराक ओबामा के अलावा किसी और प्रेसिडेंट ने मुसलमानों की मदद नहीं करने की कोशिश की। ये मैं फैक्चुअली बता सकता हूँ और इनके ऊपर काफी ज्यादा फाइनेंशियल
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी है। इतना पैसा आया था उस टाइम पर कि एक गांव के लिए 25-25 हजार डॉलर दिए गए थे सिर्फ एक दिन के अफगानिस्तान के गांव के लिए। लेकिन वो सारा का सारा पैसा कहाँ गया? करप्शन में उड़ गया। खा गए कौन? खा गए हमारी इलीट ही खा गई ना। ये जो बाजवा, ये जो बिलावल जरदारी, ये सारा का सारा टोला था, यही खा गया ना। क्योंकि हम सबको देखना चाहिए कि हमारी इलीट का कैरेक्टर कैसा है। हम बार बार अमेरिका, यूरोप को तो गालियां दे देते हैं, लेकिन हमारी इलीट भी तो देखनी चाहिए ना कि इलीट हमारी किस तरह की है। थैंक यू वेरी मच।